उधमपुर में 2 पुलिस कर्मियों की संदिग्ध मौत बनी पहेली। पुलिस वैन में मृत पाए गए 2 पुलिसकर्मी। उधमपुर में शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी। रेबेल इलाके में बरामद किए गए थे दोनों के शव। हीरानगर के प्रंगोली इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। 3 से 4 संदिग्ध दिखने का श्रमिकों ने किया दावा। इलाके का चप्पा चप्पा खंगालने का अभियान जोरों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सैनिक बलों ने संभाला मोर्चा। चिनाब रीजन में तीनों जिलों में बदल रहा मौसम। आसमान पर घिरे बादल। शीतलहर ने पकड़ा जोर। डोडा ने दूर दराज के इलाकों में बर्फबारी की संभावना। लकड़ी सहित कई अन्य संसाधनों की हो रही आपूर्ति। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उधमपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में गाड़ी में मृत पाए गए 2 पुलिस कर्मियों की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मृतक पाए गए दोनों पुलिस कर्मियों के शवों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। इन दोनों पुलिस कर्मियों के शव आज सुबह रेम्बल इलाके में काली माता के मंदिर के नजदीक पुलिस वैन से बरामद किए गए थे। पुलिस वैन में 3 पुलिसकर्मी सोपोर से तलवाड़ा की ओर जा रहे थे। हालांकि तीसरा पुलिसकर्मी जो है वो सुरक्षित है। अब इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल चल रही है। कारण जो है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच एसएसपी उधमपुर अमोद नागपुरे का बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप पहले वो सुनिए। के आसपास जो है पुलिस स्टेशन रैम्बल को एक इतला मिली कि एक पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी जो कि सोपोर से तलवाड़ा की तरफ जा रही थी, उसमें सवार 2 पुलिसकर्मियों को जो है फायरिंग की इंजरीज हुई है। इतला मौसूल होते ही जो है पुलिस स्टेशन रैम्बल के एसएचओ और दीगर पुलिस अफसर जो है मौके पर पहुंचे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस जो अभी तक हमने की है उससे ये साबित हुआ है कि दरअसल ये एक फ्रेट्रिसाइड और सुसाइड का केस है। दोनों जो है वो सोपोर पुलिस के कर्मी है और एक पुलिस वैन में सवार थे। इसमें फ्रेट्रिसाइड और सुसाइड की अभी तक की जो हमारी तफ्तीश है उससे ये साबित हुआ है। तो उधमपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर रहम्बल इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर कि 2 पुलिस कर्मियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। कारणों की जांच जो है वो उसमें पुलिस जुट चुकी है और एक और तीसरा कर्मी भी उनके साथ मौजूद था जो कि गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल हमारे साथ किशोर ज्वाइन कर चुके हैं उधमपुर से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है ये पूरा मामला। किशोर, बताइएगा क्या है ये पूरा मामला जिस तरीके से 2 पुलिस कर्मियों के शव रहम्बल इलाके में पाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए ये सुबह सुबह करीब 6 बजे का वाकया है और जैसे ये सोपुर से जो रैम्बल के मुकाम के जो पुलिस की वाहन है वहां पे पहुंचती है तो ये जो हमारे पास अभी तक की जानकारी आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इनकी जो है वो आपस में कहासुनी होती है और कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे पर जो है वो गोली चला बैठते हैं। लेकिन उनकी जो है 2 की जो है वो मौके पर ही मृत्यु हो जाती है और इस समय ये बताया जा रहा है कि 3 जवान जो थे आर्मर के, जो सुबह सोपुर से जो थे वो तलवाड़ा की तरफ जा रहे थे, रियासी की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब ये पूरी तरह से जो है वो जांच का विषय होगा किन कारणों के चलते इनकी तरफ से जो है वो गोलीबारी एक दूसरे पे की जाती है। लेकिन जिस तरह से एसएसपी उधमपुर के मुताबिक उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब ये पूरी तरह से उनकी तरफ से जो है वो लगभग 3 इस इलाके के अंदर पहुंची है और पूरी तरह से इस इलाके को जो है वो खंगाला जा रहा है। क्या कारण रहे, किन कारणों के चलते इनकी तरफ से जो है वो गोलीबारी एक दूसरे पे चलाई जाती है। लेकिन जिस तरह से एसएसपी उधमपुर का भी ये भी कहना है कि ये जो केस है ये सुसाइड केस है। लेकिन जो उनके शव हैं वो फिलहाल जो है वो जीएमसी उधमपुर के अंदर उनका जो पोस्टमार्टम है वहां पे किया जा रहा है और पूरी तरह से उस इलाके को भी जो है वो खंगाला जा रहा है। पूरी जांच पड़ताल उस इलाके के अंदर की जा रही है। लेकिन उन जो 2 जवान हैं ये कहा जा रहा है कि ये दोनों जो है थे वो सोपुरे के ही रहने वाले थे। लेकिन अब क्या कारण रहे, किन कारणों के चलते इनकी तरफ से जो है एक दूसरे पर गोली बारी की जाती है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि आपस में इनकी जो है वो कहासुनी होती है और कहासुनी जो है वो इतनी बढ़ जाती है जिसमें जो जवान है उसकी तरफ से जो है वो गोली
एक दूसरे पर चलाई जाती है। लेकिन अब ये जिस तरह से हमने अभी डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज से भी बात की है, उनकी तरफ से अभी ये कहा जा रहा है कि कोई भी इस तरह की जो ऑफिशियल जानकारी होगी वो जरूर हम तक जो है वो साझा की जाएगी। लेकिन अब ये पूरी तरह से जो है वो जांच का विषय होगा। जैसे कि कोई जानकारी आएगी जो हम जो है लोगों तक जो है वो जरूर जो है वो साझा करेंगे। जी लेकिन किशोर, उनके साथ एक तीसरा पुलिसकर्मी भी मौजूद था जो कि गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसकी क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, देखिए जैसे ही वहां पे जो जिस इलाके के अंदर ये काली माता मंदिर है रैम्बल के पास, ये जो करीब 6 बजे वहां पे ये हादसा पेश आता है, उसके बाद जैसे ही जो नजदीकी वहां पे थाना है, वहां पे जो पुलिस एसएचओ है वहां पे मौके पर पहुंचते हैं और उस इलाके को देखा जाता है। हमने ये देखा कि जो आर्मड के जवान थे, ये जो पुलिस की जो गाड़ी थी उसमें जब हम ग्राउंड पे पहुंचे तो हमने ये देखा कि काफी जो गाड़ी थी अगर वो खाई में भी गिरती तो इसमें जो है वो और भी जो है वो किसी और की भी जो जान जा सकती थी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिसमें अभी जो इंजर्ड हुए हैं उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। उनका जो जीएमसी उधमपुर के अंदर जो है वो इलाज चल रहा है। लेकिन दोनों की जो 2 जवान थे जिनकी मृत्यु हुई है वो मौके पर ही जो है वो मृत्यु उसी इलाके के अंदर जो रैम्बल का इलाका है उस इलाके से जो थी वो हो गई थी। जी लेकिन किशोर, यहाँ पर 2 अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। या फिर ये सुसाइड का मामला है, दोनों ने अपने आप को खुद गोली मारी होगी किसी कारणों के चलते। लेकिन एक और चीज भी यहाँ पर सामने आई है, पुलिस द्वारा इस विषय को लेकर भी जांच की जा रही है कि शायद आपसी रंजिश का मामला हो सकता है जिसके चलते दोनों में कुछ बहस हुई होगी, एक दूसरे को गोली मार दी होगी। इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है? किस तरीके से, किस दिशा में ये पूरी जांच जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है? देखिए, जिस तरह से एसएसपी उधमपुर द्वारा साफ ये कहा कि ये सुसाइड केस भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास अभी तक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ये दोनों की जो है वो आपस में कहासुनी होती है। कहासुनी इतनी बढ़ जाती है, जो एक है उसकी तरफ से जो है वो एक दूसरे को जो है वो गोली मारी जाती है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है अभी एसएसपी उधमपुर की तरफ से जिस तरह की अभी जानकारी नहीं दी गई है कि क्या इसमें पूरी तरह से क्या बात हुई। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि अगर सोपुर से ये सुबह सुबह वहां इस इलाके से निकले थे तो रैम्बल के मुकाम पे इस तरह की क्या इनके आपस में क्या कोई रंजिश थी, क्या था। लेकिन अब ये पूरी तरह से जांच का विषय होगा। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया कि इस इलाके के अंदर जो अलग अलग टीमें हैं इस रैम्बल के मुकाम पे पहुंची हैं, ग्राउंड पे पहुंची है। हमने ये भी देखा कि जो उनके शव हैं वो जीएमसी उधमपुर के अंदर आए हैं। वहां पे अलग अलग जो टीमें हैं वो भी जीएमसी के अंदर पहुंची हैं और पूरी तरह से अब इस जांच पे पूरी जांच की जा रही है। क्या कारण रहे, किन कारणों के चलते इनकी तरफ से जो है वो आपस में जो है वो बहस होती है, बहस इतनी बढ़ जाती है कि जो गोलीबारी इन दोनों पुलिसकर्मियों के नाम क्या कुछ है किशोर, उस हवाले से बताएगा? आइडेंटिटी क्या कुछ हुई इन दोनों की? देखिए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एक जो है वो दोनों जो है ये सोपुरे जो कश्मीर के ही रहने वाले हैं। लेकिन जो तीसरा है ये भी जो है वो कश्मीर का से ही ताल्लुक रखता है। लेकिन अब जैसे ही पुलिस की तरफ से कोई इस तरह की जानकारी आएगी हम आप लोगों तक जरूर साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो 2 हैं उनकी जो है वो मौके पर ही जो है मृत्यु हो गई है। किशोर, आखिरी सवाल, जो तीसरा यहाँ पे पुलिसकर्मी उनके साथ था, क्या उसके द्वारा कोई बयान दिया गया है? क्या पुलिस से उससे पूछताछ की जा रही है? क्योंकि जो वो कहेगा उस हवाले से काफी ज्यादा वो सटीक जवाब देगा, क्योंकि वो उनके साथ था, वो आई विटनेस है। क्या उसके हवाले से कोई जानकारी है कि उसके द्वारा कोई यहाँ पर प्रतिक्रिया दी गई है, उसके द्वारा बयान दिया गया है? देखिए, ये पूरी तरह से जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये पूरी तरह से जांच का विषय होगा। इस गुत्थी को जो है वो पूरी तरह से सुलझाया जा रहा है कि अब क्या कारण है, किन कारणों के चलते ये गोलीबारी वहां पे गोलीकांड जो है सामने आया है। लेकिन अब जैसे ही कोई डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज से जो ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी वो जरूर हम साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस तरह की जानकारी ठीक है किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। किशोर यहाँ पर अपडेट कर रहे थे उधमपुर के हवाले से, जहां पर एक काफी शॉकिंग खबर निकलकर सामने आई। आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे के करीब जो है रैम्बल इलाके के पास एक पुलिस वैन में 3 पुलिसकर्मी जो है वो मौजूद होते हैं और उनमें से 2 के शव बरामद किए जाते हैं और तीसरा जो है वो गंभीर रूप से घायल पाया जाता है। अभी उसका इलाज चल रहा है, लेकिन फिलहाल वो क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं है, वो खतरे से बाहर है। लेकिन जांच का विषय ये है कि आखिर किन कारणों की वजह से इन दोनों की मृत्यु हुई। इन तमाम चीजों को लेकर अलग अलग तरीके से जांच जो है वो की जा रही है। एक एंगल यहाँ पर सुसाइड का है, दूसरा एंगल आपसी रंजिश का भी निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन ये जांच का विषय जरूर है और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और एसएसपी उधमपुर जो है वो खुद इस मामले में उन्होंने संज्ञान लिया है और तमाम चीजों को लेकर अलग अलग बिंदुओं पर जो संज्ञान है वो पुलिस द्वारा लिया जा रहा है। अभी आगे बढ़ेंगे, बात कठुआ के हीरानगर की होगी, जहां पर हीरानगर के
प्रंगोली इलाके में कुछ संदिग्ध देखे जाने की सूचना मिलने के बाद वहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ये इलाका सैदा सोवाल से सटा हुआ है, जहां पर कुछ महीने पहले आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। शनिवार देर शाम को एक श्रमिक ने 3 से 4 संदिग्धों को देखे जाने का दावा किया था, जिसके बाद कि वहां पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल पहुंच गए और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। कठुआ के एसएसपी शोभित सक्सेना ने बताया कि क्योंकि ये इलाका सैदा सोवाल से सटा है, लिहाजा इसका चप्पा चप्पा खंगालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। और इसी बीच में शोभित सक्सेना ने क्या कुछ कहा है, जो कि पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। मूवमेंट है तो हम लोगों ने इमीडिएटली उसमें विद इन 1 आवर रिस्पॉन्ड किया। कल रात से लेकर अभी तक हम लोगों ने आर्मी और एसओजी और सबको मिला के, सीआरपीएफ को मिला के पूरा एरिया सर्च किया है। अपनी नफरी वगैरह भी सब जगह लगा दिया, तो अभी वही सर्च चल रहा है, एरियल सर्वेलेंस वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 3 से 4 लोगों की खबर थी, अभी उसको कोरॉबरेट भी कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ भी जारी है और सर्च भी जारी है। हाँ, इसीलिए हमने ये जो इनपुट है वो बड़ा सीरियसली लिया था और हमने इसी सीरियसनेस के साथ इमीडिएटली पूरी फोर्सेस मोबिलाइज करी हैं। जो भी रिसोर्सेज हमारे डिस्पोजल पे थे वो सभी हम लोगों ने यहाँ पे लगाए हैं, तो लेट्स सी क्या निकलता है। तो आपने साफ तौर से सुना किस तरीके से हीरानगर के जो एसएसपी, जो कठुआ के एसएसपी हैं शोभित सक्सेना, उन्होंने क्या कुछ कहा है। साफ तौर से अभी पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है, कॉर्डन किया गया है, पूरे इलाके में कुछ संदिग्ध, कुछ सस्पिशियस मूवमेंट ट्रेस की गई, जिसके चलते कि अभी पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल के लिए अभी हमारे साथ रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए। रंजीव बताएगा अभी कि क्या कुछ अपडेट है, जिस तरीके से कुछ संदिग्ध देखे गए उसके बाद क्या कुछ इलाके में हलचल देखने को मिल रही है। शिपन देखिए कि कल देर शाम को एक कमी के इस इलाके की बात करूँ तो जो कंटी का इलाका है और सैदा सोहाल, जहाँ पे 3-4 महीने एक आतंकी हमला हुआ था और एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया था और एक जवान भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज का वो शहीद हुआ था। तो उसके बाद से ही लगातार इस इलाके में काफी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई थी, लेकिन कल रात को जब से ही देर शाम को श्रमिक ने 3 से 4 संदिग्धों को यहाँ पर देखा और जो बात सामने आई कि उनसे उनका रास्ता पूछा, जिन्होंने पीठ पर पिट्ठू बैग वो बांधे हुए थे, और 3 से 4 होने के बाद उसने आकर गांव के लोगों को बताया, पुलिस को इंफॉर्मेशन दी, सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेर लिया और लगातार रात भर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। और उसके बाद अब यहाँ पर सुबह भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एसएसपी खुद इस सर्च ऑपरेशन के वो लीड कर रहे हैं और लगातार इस इलाके से में सेना के साथ साथ सीआरपी, एसएसबी की सभी फोर्सेस की टीमें लगातार इन जंगल के इलाके में को खंगाल रही हैं और अभी तक ये सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चल रहा है। गांव की बात करूं, गोली गांव के में जब से ये खबर आई है लोग काफी दहशत में हैं और एसएसपी कठुआ शोभित सक्सेना ने ये अपने बयान में कहा कि जैसे ही हमें इनपुट मिला तुरंत जितने भी हमारे सोर्सेज थे, जितनी भी सर्विलांस टीमें थी वो इस इलाके में लगा दी गई और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। काफी बड़े इलाके को अपने इस मुहासरे में लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। फोर्सेज जंगल के अंदर रंजीव तस्वीरें दिखाएगा, आप घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया है, अपने पीछे की तस्वीरें दिखाएगा। देखिए, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि ये जो तस्वीरें हैं मेरे पीछे, ये सेना की गाड़ी है, बख्तरबंद गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है और यहाँ पर रंगोली गांव में लगी हुई है और जो फोर्सेज हैं इन गाड़ियों में वो लगातार यहाँ पर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन के लिए गई हुई है और यहाँ से लगातार इसके साथ ही यहाँ पर स्थानीय लोग, कुछ युवा बैठे हुए हैं और साथ में मैं नाले के अंदर की तस्वीरें बताता हूँ। यहाँ पर एक खड्ड है, यहाँ के अंदर भी दूर से दिखाई दे रहे हैं कुछ सुरक्षा बल जो है वहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन में मशगूल है और लगातार इस इलाके को मुहासरे में लेकर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। क्योंकि शिपन यहाँ पे बताऊँ कि 3-4 महीने पहले जब सैदा सोहाल के इलाके में भी एक मुठभेड़ आतंकियों के साथ हुई थी, तो तब भी इस इलाके में, क्योंकि यहाँ से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर वो स्पॉट है, यहाँ पहले इनकाउंटर हुआ था और लगातार
इस इलाके की बात रंजीत, करूं क्या ये तो वही इलाका सुरक्षा है बल जहां से अक्सर इन्फिल्ट्रेशन बिड होती है, या फिर वो इलाका यहाँ से दूर है? क्या कुछ उस हवाले से बताइएगा। देखिए शिपन, मैं बताऊं, क्योंकि ये इलाके की बात करूं तो सिग्मा जितने नदी नाले हैं, छोटे नाले हैं, अलॉन्ग द तरनाब नाले के साथ साथ लगने वाले जितने भी छोटे बड़े नाले हैं, ये पुराने आतंकियों के रूट रहे हैं। और यहाँ से बीच से जितना भी इलाका है उसके इलाके से ये पहले भी यहाँ से रूट रहे हैं। घुसपैठ की शंका से इनकार नहीं किया जा सकता अगर अगर उन्होंने सुस्पेक्ट को देखा है तो, क्योंकि लगातार इस इलाके में पहले भी जो इनकाउंटर भी हो चुका है। उससे पहले मेला में भी एक स्थानीय युवक की जो है वो गला रेत कर हत्या की गई भी, उसको भी इसके किसी जो सैडा सवाल वाला इनकाउंटर था उससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो लगातार यहाँ पर ये घटनाएं होने के बाद से ही सुरक्षा कोई भी जोखिम नहीं रंजीत, करना फिलहाल चाहता और अभी इस क्या कुछ इलाके स्ट्रैटेजी बनाई गई? क्योंकि हमने कुछ दिन पहले भी अपडेट किया था कि 2 और बटालियंस की तैनाती कठुआ और सांबा में हुई है, और इसी बीच में कुछ और हलचल देखने को मिल रही है। हलचल और तेज हो चुकी है कठुआ में, क्या कुछ कहेंगे? और उसी के साथ साथ अब आगे आने वाला विंटर सीजन है, धुंध और कोहरा छाए रहेगा, उससे पहले इन आतंकियों की नापाक हरकतें और तेज हो जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश की जाती है कि इंडियन टेरिटरी में वो इस वक्त घुस जाए, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं धुंध का फायदा लेकर भी वो घुसते हैं। उस हवाले से क्या कुछ है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई गई है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा? देखिए शिपन, जब से इस साल के शुरुआत में ही जम्मू जिले में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी, खासकर कठुआ जिले की बात करूं तो 3 से 4 बड़ी घटनाएं हुई, आतंकियों ने यहाँ पे अंजाम दिया। तो उसके बाद से ही जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर पहले अभी थोड़ी देर पहले यहाँ PSF की 2 बटालियन बॉर्डर की सेकंड लाइन सुरक्षा के लिए, क्योंकि अगर इन्फिल्ट्रेशन होती है तो फर्स्ट लाइन पर। ठीक है रंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रहे थे लगातार किस तरीके से कठुआ में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट ट्रेस की गई, कुछ जो वहां पर स्थानीय लोग हैं उन्होंने कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ व्यक्तियों को वहां पर देखा है, जिसके बाद की ये सूचना सिक्योरिटी एजेंसीज तक पहुंचाई गई और संयुक्त रूप से कठुआ पुलिस और अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो मौके पर पहुंचते हैं और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। और अभी फिलहाल इन संदिग्धों को ढूंढने का प्रयास लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन लगातार पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, हर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनको भी अच्छे तरीके से चेक किया जा रहा है। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। सीरिया अब असद राज से आजाद हो चुका है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और सेना उनके सामने सरेंडर कर चुकी है। वहीं पर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं और वहां के आर्मी कमांडर ने असद सरकार के खात्मे का ऐलान कर दिया है। सीरिया विद्रोहियों ने भी आज ऐलान किया कि बशर अल असद राजधानी से भाग गए हैं और विद्रोहियों ने दमिश्क को आजाद घोषित कर दिया। पुलिस मुख्यालय से लेकर टीवी नेटवर्क तक जब विद्रोहियों का कब्जा है और दमिश्क की सड़कों पर विद्रोहियों के तोप टैंक भी गूंजते नजर आ रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने आज सुबह एक रिकॉर्डेड संदेश में कहा है कि सरकार लोगों की ओर से चुने गए किसी भी नेतृत्व के साथ सहयोग करने और सत्ता सौंपने के लिए तैयार है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं सीरिया में बिगड़ती जा रही है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पूरे इलाके में जो है वो अतिरिक्त बल जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। इस हवाले से अपडेट करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ आसिफ रशीद ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे सहयोगी। आसिफ, बताइएगा, यहाँ पर रेबल्स ने पूरे एरिया का कब्जा कर लिया है, सीरिया में सिचुएशन खराब हो चुकी है, सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। क्या कुछ रीजंस है कि 24 साल के बाद सरकार का तख्ता पलट हुआ है और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, उन्हें देश छोड़कर बाहर भागना पड़ा? देखिए शिफन, यहाँ 2 तरह की चीज़ें थी। सरकार थी मगर रिमोट कंट्रोल से चलती थी, बाहर से चलाई जाती थी, और 2 या 3 बड़े देश, बड़ी ताकतें इनको चलाया करती थी। लेकिन 2001 के बाद जो एक कोशिश हुई, जो प्रयास होता रहा, एक बहुत बड़ा ग्रुप लड़ने के लिए पूरे देश के अंदर घुसा, सीमाओं को तोड़ा गया और आज ये कोशिश, आज आप कहेंगे दिसंबर 2024 में जाकर सफल हुई, जब बशर अल असद, जो अभी तक 4.5 लाख या 4,80,000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें इससे अलग आप 2014 के बाद देखेंगे तो 5 लाख से अधिक केवल बच्चे मारे गए हैं। अलग अलग जगहों पर रूस की तरफ से कार्रवाइयां की गई, अमेरिका की तरफ से कार्रवाइयां की गई, इजराइल की तरफ से कार्रवाइयां की गई, इंटेलिजेंस फेल हुआ। तो उन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार बशर अल असद को ठहराया जाता था, जिनको ईरान और रशिया सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता था और 24 वर्षों तक वो तख्ते पर बैठे रहे, सरकार चलाते रहे। लेकिन इन सब के बीच में
बाहर से जो इशारा होता रहा वो उस हिसाब से कार्रवाइयां करते रहे और कभी भी सेटल चीज़ों को नहीं होने दिया। पूरे देश के अंदर हालात ख़राब रहे और 90% से अधिक लोग, 90% के आसपास जो लोग हैं या इससे ज़्यादा भी ये संख्या बनती है, जो लोग आज गरीब पूरे देश के अंदर हुए हैं या इकॉनमी ख़त्म हुई, लोगों ने सीरिया को छोड़ना पसंद किया, ये सब चीज़ें पूरे देश के अंदर जो तितर बितर हुई, पूरा शासन या पूरा तंत्र आज बिखरा है, इस सब के लिए बशार अल असद जिम्मेदार थे। तो इनके लिए, इनके खिलाफ जो लड़ाई 2001 में शुरू हुई थी सितंबर के महीने में, वो दिसंबर 2024 में एक तरह से ख़त्म हुई है, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। आज जब कब्जा हुआ है, जो विद्रोही ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है, उसने दो तरह के ऑप्शंस रखे थे कि सेना हथियार छोड़ दे लेकिन देश के अंदर रहे, अगर हमारे साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, जिसको HTS कहा जाता है, जो हयात तहरीर अल शाम के नाम से बहुत बड़ा ग्रुप है। 2001 के बाद इसको अबू मोहम्मद अल जुलानी चलाते हैं। 2001 के बाद वो इराक से वापस आना चाह रहे थे, अमेरिका ने उनको पकड़ा था और बाद में ये अमेरिका ने जब इनको 5 वर्षों के बाद छोड़ा तो ये अलकायदा में शामिल हो गए। अलकायदा से बाहर ये निकले तो अन-नसरा के नाम से एक बड़ा फ्रंट इन्होंने बनाया, एक अलग से संगठन बनाया और 16 वर्षों तक ये संगठन काम करता रहा, जो बाद में अन-नसरा फ्रंट मर्ज हो गया इस ग्रुप के अंदर, जो HTS या हयात ग्रुप के नाम से जो सीरिया के अंदर काम करता था। उसने ये लड़ाई लड़ी और अबू मोहम्मद अल जुलानी की सारी उनकी क़यादत में, उनके देखरेख में ये सारा काम जो होता रहा सीरिया के अंदर। आज दिसंबर के महीने में और 24 घंटों के भीतर ये हुआ कि न केवल हमस और दमिश्क के बड़े शहरों पर, बल्कि देश के 5 बड़े शहरों पर जहां से सरकार चलती थी, पूरा तंत्र चलता था, उस पर एक कब्जा किया गया। दूसरा बशार अल असद, अभी बड़े चेंजेस आसिफ हुए हैं, लेकिन अब हम सीरिया का फ्यूचर क्या कुछ देख सकते हैं? वहां पर सरकार किस तरीके की होगी, किस तरीके से शासन चलेगा? देखिए, एक चीज तो यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर, लेबनान या फिर गजा के अंदर जो लड़ाई चल रही थी, उसमें सीरिया भी सबसे ऊपर था जहां लड़ाई चल रही थी। वो लड़ाई कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ समय के लिए रुकी है, क्योंकि एक तरह से टेक्निकली नेटो का कब्जा या तुर्की के हाथ में अगर ये कहें कि सीरिया चला गया तो शायद गलत नहीं है, क्योंकि तुर्की भी इस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। और सरकार चलाने का जब सिविल प्रशासन को जो प्रधानमंत्री वहां के हैं, जो अरब रिपब्लिक, सीरियन अरब रिपब्लिक के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, उनको सरकार चलाने का अवसर दिया गया, जो काफी करीब अमेरिका के माने जाते हैं, इजराइल के काफी करीबी हैं, नेटो के काफी करीबी हैं। और ये याद रखिएगा कि नेटो में जो 32 मेंबर्स हैं उनमें तुर्की भी शामिल है। तो इस वजह से तुर्की का एक तरह से कब्जा, सरकार बनाने का मौका तो दिया गया है, लेकिन ये कहा जाए कि नए सिरे से या नए मोर्चे पर एक युद्ध स्टार्ट होगा, फिलहाल इस तरह नहीं कहा जा सकता। थोड़े समय के लिए सही शांति व्यवस्था जरूर होगी पूरे सीरिया के अंदर, और मिडिल ईस्ट के लिए एक अच्छी बात एक तरह से है। मगर इन सबके बीच में वो जो एक प्रभाव रखने की कि पश्चिमी देशों का, जिनमें आपने सबसे ज्यादा अमेरिका को और रूस को लड़ते हुए देखा, दोनों में से सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका मिडिल ईस्ट में रहेगा? उस लड़ाई में रशिया फिलहाल टेक्निकली पीछे चला गया है। अमेरिका और आपने मिडिल ईस्ट का जिक्र किया, वहां पर किस तरीके के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, किस तरीके की हलचल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मिल सकती है देखने को? देखिए, ये दो तरह के फ्रंट्स हैं जहां पर न केवल इस समय आप रूस या फिर पश्चिमी देशों को आमने सामने देखते हैं, बल्कि यहाँ पर एक लंबी लड़ाई जो चलती आई है। इस्लामिक रेवोल्यूशन जब ईरान के अंदर 1979 में चला, तब से एक लड़ाई आज तक, वो है सुन्नी शिया की लड़ाई। और बीच में कुर्दिस्तान के या कुर्दिश लोग जो कहलाते हैं, जो सऊदी अरब के साथ लड़ते रहे, वो भी आ गए। इसी तरीके से हमने यमन के जो होतीज हैं वो भी बीच में आते हुए देखे। तो ये 4 अलग अलग तरह के ग्रुप्स थे। लेकिन बशार अल असद जो आज देश छोड़कर भागे हैं, इनकी सबसे बड़ी नाकामी ये पूरे देश के अंदर रही कि चाहे वो शिया सुन्नी हो, कुर्दिश हो या बाकी तमाम लोग हों, अलग अलग देशों से आए थे, इन्होंने किसी को भी एक साथ रखने का जिम्मा नहीं लिया था। और ज्यादातर बाकी जो ग्रुप्स के लोग थे, जिनमें सुन्नी सबसे ज्यादा है, वो लोग यहाँ पर मारे गए, जिसमें होतीज यहाँ पर मारे गए, जिसमें हमने देखा कुर्दिश मारे गए। तो उन तमाम लोगों को अगर साथ लेकर मिडिल ईस्ट के अंदर चलने का अगर ये ग्रुप सोचता है, तो शायद थोड़ी सफलता भी है और थोड़ी शांति भी यहाँ से पॉसिबल है। लेकिन जो अब तक नहीं हुआ था, उसमें 24 वर्षों का ये जो अंत हमने देखा बशार अल असद का, उनकी सबसे बड़ी नाकामी या फेलियर यही था कि ईरान के इशारों पर जो काम होता रहा, उसका नतीजा ये था कि 1-2 ग्रुप्स के अलावा 5 से 6 ग्रुप्स को मारना या उन लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट करना। फिर बहुत सारे इलाकों में हमने देखा ओपनली कब्रिस्तान बनाए गए, जहां पर लाखों लोगों को जिंदा दफन कर दिया गया। यही परिस्थितियां बनी जो आज एक तरह से आप कह सकते हैं कि आज तख्ता पलटा। हालांकि सरकार मुकम्मल तौर पर यह कहा जाए सीरिया के अंदर है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी सरकार बनी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बगैर किसी फायर के, बगैर किसी फाइटिंग के
आर्मी को, सिविल प्रशासन को मौका देते हुए बशर अल असद को देश उन्होंने जब ठीक है, छोड़ा है आसिफ, तो ये बहुत-बहुत ग्रुप अपना शुक्रिया काम तमाम कर ले जा रहा जानकारी है। देने के लिए। आसिफ रशीद यहाँ पर लगातार अपडेट कर रहे थे किस तरीके से सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है, वहां पर विद्रोहियों का कब्जा देखने को मिल चुका है और जो वहां का शासन प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अब ठंडे बस्ते में। आगे बढ़ेंगे, चिनाब रीजन की भी बात होगी, जहां पर चिनाब रीजन के अधीन आने वाले जिलों में मौसम करवट बदल चुका है, आसमान पर बादल घिर चुके हैं और शीतलहर ने जोर पकड़ लिया है। बात करें अगर डोडा की, तो मौसम बदलते ही दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों ने सर्दियों के लिए तमाम संसाधन जुटाने शुरू कर दिए हैं और दूर दराज के इलाकों में अब कभी भी बर्फबारी हो सकती है, जिसके चलते वहां लकड़ी सहित अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति की जा रही है। डोडा शहर और उसके आसपास के इलाकों में ठंड का असर देखा जा रहा है और लोग घरों के अंदर दुबकने को मजबूर हो चुके हैं। हमारे साथ वसीम ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से अपडेट करने के लिए। वसीम, बताएगा क्या कुछ मौसम के हवाले से जानकारी है पूरे चिनाब रीजन की, खासतौर पर डोडा की? आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, मौसम के हवाले से अगर बात करें तो जिला डोडा के अंदर भी जो बालाई इलाके हैं वहां पे काफी ज्यादा ठंड देखी जा रही है और मैदानी इलाकों में भी ये असर देखने को मिल रहा है। और सुबह के टाइम की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है, ठंडा मौसम काफी ज्यादा होता है। इसमें हम आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि जब कुछ दिन के बाद अपनी देखेंगे कि कोहरा भी जमेगा, कोहरा जमना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम अगर हिली एरियाज की बात करें, वहां पे राशन की डंपिंग देखने को मिल रही है, लकड़ी लोग जमा कर रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में जब भी यहाँ पे बर्फबारी होती है तो काफी बर्फबारी होती है, ठंड काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जहाँ पे मौसम विभाग की तरफ से बताया गया था कि ये 2-4 दिन जो होंगे इसमें कभी भी मौसम करवट बदल सकता है, बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं पे अगर हम कुछ वसीम, इस इलाकों की बारिश बात और करें, बर्फबारी के जैसा चलते प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं लोगों की सुविधा के लिए? बिल्कुल, देखिए जहां पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि पहले ही जो है वो जो राशन की डंपिंग जो है अलग इलाकों में की गई है, जो पहाड़ी इलाके, जो दूर दराज के इलाके के माने जाते हैं और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, इस वक्त सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो बिजली को लेके है। बिजली की आंख मचोरी लगातार जारी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि एक तो बिजली यहीं से तैयार होती है, सरकार को इस चीज पे ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पे काफी ज्यादा ध्यान की जरूरत है। तो देखना होगा कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का सुधार लाती है। मगर अगर हम मौसम के हवाले से बात करें तो जहां पे बताया जाता है कि कल भी इसी तरह का मौसम रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम ने एक बार फिर से चिनाब खित्ते के अंदर करवट बदली है। इस वक्त हम बात करें, लोग गर्म कपड़े पहनना जो है इस वक्त पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अब ठंड से बचने के लिए ये चीजें सारी की जा रही हैं। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गत्तू यहाँ मौसम के हवाले से अपडेट करे थे। चिनाब रीजन में मौसम अब बहुत जल्द करवट बदलने वाला है। जहां पर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है, जिसका सीधा असर लोगों पर होगा। लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सभी तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई हैं ताकि लोगों को इन सर्दियों के सीजन में कोई किसी तरीके की दिक्कत ना पेश आए। फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।